हे गाइस, आज की वीडियो में हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन एंड देन फाइनली हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, इसमें हमारे पास दो रूल्स होते हैं। एक रूल होता है हमारा एडिशन से रिलेटेड और एक रूल होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो अब जो हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल है या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो हमारे पास एडिशन रूल है या फिर सम रूल है, उसकी जो हमारे पास जनरल डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहती है कि अगर सपोज हमारे पास टू इवेंट्स हैं, वी हैव एनी टू इवेंट्स विच आर डिसजॉइंट विद ईच अदर, जो कि आपस में डिसजॉइंट है, दैट मीन्स दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब इवेंट ए कहीं और अकर हो रहा है, इवेंट बी कहीं और अकर हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहे हैं या दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उस केस में अगर हमारे पास एक इवेंट है ए जिसे हम m वेज में कर सकते हैं और हमारे पास एक इवेंट है बी जिसे हम n वेज में कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें a और b अकर कर सकते हैं, तो वो जो है दैट विल बी इक्वल टू m प्लस n वेज। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर सपोज a या फिर b में से कोई भी इवेंट अकर होगा तो वो कितने वेज में हो सकता है, दैट इज पॉसिबल इन m प्लस n वेज। नाउ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है वो आ जाता है और। नाउ जहाँ पे भी हमारे पास और होता है, किसी भी चीज में जहाँ पे आप और यूज कर रहे हो वहाँ पे हमेशा साइन जो आएगा दैट विल बी अ प्लस साइन। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप आगे जब क्वेश्चंस करोगे इसके तो आपको तब ये बेटर समझ आएगा कि जहाँ पे और आ जाता है वहाँ पे प्लस आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास है आपका जो सम रूल है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसका एक अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, नाउ लेट अस से कि हमारे पास एक गेम है फॉर टॉसिंग ऑफ कॉइन और हमारे पास एक गेम है जिसमें हम डाई को रोल कर रहे हैं। तो अब इस केस में हमारे पास इवेंट क्या है, रिजल्ट का इवेंट है कि इनके आउटकम्स क्या होंगे। टॉसिंग अ कॉइन के आउटकम क्या है, दो आउटकम्स हैं हेड एंड टेल। तो यहाँ पे दो वेज में हो सकता है ये। और अगर हम डाई रोल की बात करते हैं तो जो डाई रोल है वो 6 वेज में अकर हो सकता है, मतलब इसकी 6 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐसे 6 आउटकम्स आ जाती हैं। तो अब ये दोनों इवेंट्स हैं ये हम साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे हैं, ना ही इन दोनों के बीच में हमने कोई लिंक एस्टैब्लिश किया है, कोई रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये डिसजॉइंट है, ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम बोलते हैं कि अगर इवेंट ए या फिर इवेंट बी ने अकर करना है तो उसकी आउटकम जो है वो कितने वेज में आ सकती है, वो आ सकती है इन 2 + 6 नंबर ऑफ वेज, दैट इज इट कैन कम इन 8 वेज। तो हमारे पास 8 टोटल आउटकम्स पॉसिबल हैं अगर हम ए या फिर बी में से कोई भी एक चीज करेंगे। तो ये हमारे पास सम रूल आ जाता है। देन जो सेकंड रूल है दैट इज द मल्टीप्लिकेशन रूल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो इस केस में क्या है, लेट अस से कि हमारे पास एक इवेंट है जिसे हम बोल देते हैं x। अब ये जो इवेंट है ये दो फर्दर इवेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हमारे पास एक इवेंट है a, एक इवेंट है b। नाउ a इवेंट जो है वो m वेज में अकर कर सकता है एंड b जो इवेंट है वो n वेज में अकर करेगा। नाउ इवेंट a के बाद इवेंट b होगा, तो सबसे पहले हम इवेंट a करेंगे एंड देन जैसे इवेंट a खत्म होगा हमारा इवेंट b शुरू होगा। लेकिन इवेंट a का जो आउटकम है उसके ऊपर नहीं डिपेंड करेगा कि इवेंट b कैसे होगा। वो इवेंट a m वेज में से किसी भी एक तरीके से हो सकता है और इवेंट b जो है वो n वेज में से किसी भी एक तरीके में हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम्स। तो जो भी आउटकम है स्टेज a की वो हम भूल जाएंगे और स्टेज b को n वेज में से किसी भी एक वे में अकर करेंगे। तो अब इस केस में जब भी हमारा इवेंट x होगा तो कितने नंबर ऑफ वेज में हो सकता है हमने वो निकालना है। तो अब इस केस में हमने निकालना है द नंबर ऑफ वेज इन विच
event x can occur. So ये किसके बराबर होगा? This will be equal to the number of ways in which the event A occurs and the number of ways in which event B occurs. तो अब यहाँ पे क्योंकि इवेंट x को कंप्लीट करने के लिए हमें दो इवेंट्स चाहिए, एक इवेंट A और फिर एक इवेंट B. तो पहले इवेंट A होगा और इवेंट B होगा, तब जाके हमारे पास टोटल इवेंट x खत्म होगा. तो इवेंट x को अकर करने के लिए पहले इवेंट A होगा. अब इवेंट A कितने तरीके से हो सकता है? वो हो सकता है m तरीके से. तो नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट A अकर्स एंड सेकंड इवेंट को भी होना ही है. इट इज कंपल्सरी फॉर द सेकंड इवेंट टू हैपन फॉर इवेंट x टू हैपन. सो दैट इज वाई यहाँ पे सेकंड इवेंट जो है इवेंट B वो भी अकर होगा, और वो कितने तरीके से हो रहा है? n वेज से. सो यहां से हम क्या लिखेंगे? दैट दिस इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड विद n. अब यहां पे आप देखो हमने यहां पे लिखा है एंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. फिर से जैसे हमारा और था, और के टाइम पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, अब इस केस में हमारे पास एंड है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो है m इंटू n वेज. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, इट सेज दैट इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n ways. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास इवेंट A m वेज में हो रहा है और इवेंट B n वेज में हो रहा है, और इवेंट A को फॉलो कर रहा है इवेंट B, दैट मीन्स पहले इवेंट A हो रहा है और बाद में इवेंट B हो रहा है, then in that case the number of ways in which this can happen is m into n ways. Now जरूरी नहीं है कि एक इवेंट के अंदर सिर्फ ऐसे दो इवेंट्स हो A B. यहाँ पे हमारे पास एक और इवेंट C भी हो सकता है which can let us say occur in some P ways. तो उस केस में क्या होगा? हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे P के साथ. तो जस्ट ऐसे ही लेटर से अगर हमारे पास n केसेस आ जाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या होगा? हम उन n नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. एंड सिमिलर वे में हमारे सम रूल में भी होगा कि हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे जो भी नंबर्स आएंगे हमारे पास. तो ये है हमारी बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब अगर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल के एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहो तो लेट अस से कि आपने किसी पार्टी के लिए तैयार होना है और आपके पास 2 शर्ट्स हैं और आपके पास 3 पैंट्स हैं. तो अब इस केस में पहले आप शर्ट चूज कर रहे हो, फिर उसके बाद आप पैंट चूज करोगे, या फिर आप पहले पैंट चूज करोगे फिर उसके बाद शर्ट चूज करोगे. तो अब लेट अस से जो हमारे पास 2 शर्ट्स हैं उन्हें हम S1 और S2 ले लेते हैं. एंड लेट अस से जो हमारे पास 3 पैंट्स हैं उन्हें हम P1, P2 एंड P3 ले लेते हैं. नाउ लेट अस से कि हमने शर्ट S1 सिलेक्ट की, तो अब हम पैंट्स में से कोई भी एक पैंट सिलेक्ट कर सकते हैं. लेट अस से हमने पैंट P1 सिलेक्ट की, तो ये हमारे पास एक वे हो जाता है. दूसरे केस में हमने S1 शर्ट सिलेक्ट की लेकिन पैंट हमने P2 सिलेक्ट की, फिर हमने S1 शर्ट सिलेक्ट की और पैंट हमने P3 सिलेक्ट की. ऐसे ही लेट अस से हमने S2 शर्ट सिलेक्ट की और पैंट P1 की, S2 शर्ट सिलेक्ट की, पैंट P2 की, एंड S2 शर्ट सिलेक्ट की एंड पैंट P3 की. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम शर्ट को फिक्स कर देते हैं S1 के साथ तो हमारे पास पैंट्स के लिए 3 ऑप्शन बच जाती हैं. एंड जब हम ऐसे ही आप कह लो कि जब हम P1 को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, दैट हमने पैंट P1 ही डालनी है, तो शर्ट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस बच जाती हैं. तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वेज तो आपको दिख ही रहा है दैट इट इज इक्वल टू 6 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 3. तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है फॉर द मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. देन इसके बाद हम आगे चलते हैं टू फैक्टोरियल नोटेशन. नाउ फैक्टोरियल नोटेशन जो है उसे हम लिखते कैसे हैं? वी राइट n एंड देन इसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे. दिस इज नोन एज n फैक्टोरियल. अब n फैक्टोरियल है क्या? सो दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे? नाउ लेट अस से हम n फैक्टोरियल लिखते हैं. दिस विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद 2
multiplied with 3 multiplied with 4 multiplied with 5 and so on multiplied with n minus 2 into n minus 1 into n। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आ जाता है एंड दिस इज n फैक्टोरियल। तो ऐसे अगर हम यहाँ से 1 फैक्टोरियल निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 इटसेल्फ। देन अगर हम 2 फैक्टोरियल निकालेंगे दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड विद 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। देन अगर हम यहाँ पे 3 फैक्टोरियल निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 विच विल बी इक्वल टू 6। ऐसे अगर हम 4 फैक्टोरियल निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल निकाल सकते हो आप, 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 4 मल्टीप्लाइड विद 5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 120। नाउ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वी हैव 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 4 दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमारे पास 5 फैक्टोरियल में क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 4। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दैट 5 फैक्टोरियल विल बी नथिंग बट 5 मल्टीप्लाइड विद 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे अगर सपोज अगर हमारे पास n फैक्टोरियल है दैट कैन बी रिटन एज n मल्टीप्लाइड विद n माइनस 1 का फैक्टोरियल, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट इट एज n मल्टीप्लाइड विद n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो हम इसे ऐसे जितना मर्जी एक्सपैंड करके फैक्टोरियल नोटेशंस में लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स की ही बात कर सकते हैं कि हम ज़ीरो के लिए भी बात कर सकते हैं। तो हम ज़ीरो के लिए भी यहाँ पे बात करेंगे। ज़ीरो फैक्टोरियल जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 1। दिस इज़ अ यूनिवर्सल नोटेशन दैट इट इज़ इक्वल टू 1। 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अब ये फैक्टोरियल नोटेशन हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें जितने भी आगे हम फॉर्मूलाज करेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो बेस्ड होंगे अपॉन दिस वेरी नोटेशन दैट इज़ फैक्टोरियल नोटेशन। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी विच इज़ बाइनोमियल थ्योरम, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टोरियल नोटेशन के बाद हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर विच इज़ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या है हम ये देखेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ इसके पैरेलल कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे ताकि हमें परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस अच्छे से समझ आ जाए। नाउ लेट अस से कि हमारे पास कुछ n नंबर्स हैं विच आर गिवन बाय x1 x2 x3 एंड सो ऑन टिल xn। ऐसे हमारे पास n नंबर्स हैं, इनमें से हमने कोई भी r नंबर्स निकालने हैं, चूज करने हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली r जो है दैट लाइज बिटवीन 1 to n। तो अब हमने निकालना क्या है यहाँ पे कि हम कितने तरीके में ऐसे n नंबर्स में से r नंबर्स को चूज कर सकते हैं, तो हमें ये निकालना है। नाउ इस केस में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, लेट अस से कि हम r को 2 ले लेते हैं कि हमें 2 नंबर्स चूज करने हैं। नाउ फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो ऑर्डर का क्या मतलब है, एग्जाम्पल कैसे आएगा, लेट अस से हम 2 नंबर चूज कर रहे हैं, एक चूज कर रहे हैं x1 और एक चूज करते हैं x2। ना हमें इसे x1 और x2 की तरह ही चूज करना है या फिर हम x2 और x1 को भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले x1 को चूज करना है बाद में x2 को चूज करना है, या फिर पहले x2 को चूज करना है बाद में x1 को चूज करना है। तो ऑर्डर के केस में हम इन दोनों की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन के हमारे पास 2 आंसर्स आ सकते हैं। एक आंसर है कि यस हमारे पास ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और एक आंसर आ सकता है नो, जिसमें हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो दैट मीन्स हम इस चीज को 2 वेज में कर सकते हैं। देन सेकेंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज वेदर रेपिटिशन इज अलाउड और नॉट। तो रेपिटिशन का क्या मतलब है कि लेट अस से हमने जो 2 नंबर्स यहां से चूज किए वो हैं x1 और x1। तो वेदर ऐसे हम 2 नंबर्स सेम नंबर्स को चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि x1 करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पे भी हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे कि यस रेपिटेशन इज अलाउड एंड नो रेपिटेशन इज
नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हमारे पास दो और आंसर्स हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेपिटेशन अलाउ है या नहीं है, ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट, रेपिटेशन अलाउड, इनके हमारे पास ऐसे दो दो तरीके हैं आने के। तो यहाँ से हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस तैयार हो जाती हैं। वी हैव टोटल 4 ऑप्शंस, और यू कैन से वी हैव अ टोटल ऑफ 4 वेज ऑफ हाउ टू चूज नंबर्स फ्रॉम गिवन n नंबर्स। तो पहला जो केस है वो क्या आएगा हमारे पास, उस केस में हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज अलाउड। देन सेकेंड केस में हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर जो है इट इज इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। देन हमारा थर्ड केस क्या आएगा यहां से, दैट ऑर्डर जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज अलाउड। एंड फाइनली जो हमारा फोर्थ केस आएगा दैट विल बी दैट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास ऐसे ये 4 केसेस बन जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं, या फिर रेपिटेशन अलाउड है या नहीं। नाउ अब ये जो हमने सारी डिस्कशन की है यहाँ पे, और ये जो 4 केसेस बनाए हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं। टर्म्स कैसे आती हैं, जब भी हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, व्हेन एवर द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो उस केस में जो हमारा सैंपल होगा या जो हम बेसिकली नंबर्स निकालेंगे, आर नंबर्स जो हम निकालेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, दे विल बी कॉल्ड एन अरेंजमेंट। क्योंकि उस केस में हमने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दी है, तो हम वहां पे अरेंजमेंट अपना प्रॉपर कर रहे हैं। देयर इज अ प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ऑर्डर। देन दूसरा जो केस है दैट इज जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब हम ऑर्डर को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में हम सिर्फ एक जनरल सिलेक्शन कर रहे हैं। सिलेक्शन का क्या मतलब है कि हम रैंडमली किसी को भी पिक कर रहे हैं, सो दैट इज सिलेक्शन। तो जब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जब हम रेपिटेशन को अलाउ कर रहे हैं, देन इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब हम रेपिटेशन करेंगे तो यू कैन सी यहाँ पे एक किसी और नंबर की जगह यहाँ पे जो n-1 नंबर्स बचे हैं उनमें से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, लेकिन वहां पे हमने इस केस में x1 को ही रख दिया, तो x1 जो है वो बाकी नंबर्स को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट बोल देते हैं इसे। सो ये हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो अरेंजमेंट, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो सिलेक्शन, और अगर रेपिटेशन अलाउड है तो हमारे पास आ जाता है रिप्लेसमेंट। अब हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और रेपिटेशन अलाउड है। दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स एन अरेंजमेंट विद रिप्लेसमेंट। तो अगर हमारे पास एक अरेंजमेंट आ जाता है विद रिप्लेसमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक सीक्वेंस कह देते हैं। देन उसके बाद सेकंड अगर हम केस देखते हैं, यहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, दिस इज एन अरेंजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब भी हमारे पास एक अरेंजमेंट आता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज अ परम्यूटेशन। तो अब अगर हम थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में ही सेज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज अलाउड। तो हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, रेपिटेशन अलाउड है तो सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज अ मल्टी सेट। एंड फाइनली जो हमारे पास फोर्थ केस है दैट इज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं, एंड रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन।
तो अब यहाँ से हमारे पास हमें समझ आ जाता है कि अगर हमने कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस निकालनी है जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन अलाउ करेंगे, तो हम एक सीक्वेंस निकाल रहे हैं जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन अलाउ नहीं करना, तो वहां पे हम परम्यूटेशन करेंगे। देन अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रेपिटेशन अलाउड है, तब उस केस में हम एक मल्टीसेट जनरेट करेंगे। एंड अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ जाता है कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास n नंबर्स नहीं है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं x1, x2 और x3। इनमें से हमने कोई 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो r जो है इस केस में 2 है, n को हमने 3 ले लिया इस केस में। तो अब यहां से अगर हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, सीक्वेंस के केस में क्या है, रेपिटेशन अलाउड है, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो हम सबसे पहले x1 से शुरू करते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं इस केस में, तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हमें x1 से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज आएगी हमारे पास x1 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 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। तो यहाँ पे x1 x1, देन वी हैव x1 x2, देन वी हैव x1 x3। तो यहाँ से x1 के लिए जितने पॉसिबल आउटकम्स थे वो खत्म हो जाते हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, x2। देन x2 के साथ सबसे पहले आएगा x1, देन वी हैव x2 के साथ x2, देन x2 x3। अगेन आप देख सकते हो कि हमने ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है और हम रेपिटेशन भी कर रहे हैं। देन हमारे पास आएगा x3 x1, देन आएगा x3 x2 एंड फाइनली x3 x3। तो ये जो है हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन जाता है। देन अगर हम परम्यूटेशंस करते हैं, परम्यूटेशंस में क्या होगा कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो तो होगा, लेकिन हमारे पास रेपिटेशन नहीं होगी। तो रेपिटेशन नहीं होगी तो दैट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, जो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ रही है वो भी हट जाएगी, और जो लास्ट टर्म है वो भी हट जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, x1 इंटू x2, देन x1 इंटू x3, देन x2 इंटू x1, देन x2 इंटू x3, देन x3 इंटू x1, देन x3 इंटू x2। तो हमारे पास सिर्फ इतने रिजल्ट्स आएंगे इन केस ऑफ परम्यूटेशंस। देन नेक्स्ट अगर हम मल्टी सेट की बात करते हैं, तो मल्टी सेट में क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर नहीं करता और रेपिटेशन अलाउड है। तो अब यहाँ पे अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम x1 x1 ले लेते हैं पहले, एक तो ये हमारे पास आ जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 और x2। अब हमने एक बार x1 x2 ले लिया तो हम x2 x1 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दैट मीन्स एक बार हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, हम इन्हें दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर हम x1 x3 ऐसे लिख रहे हैं, इसे भी हमें दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हम x3 x1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देन इसके बाद आ जाएगा x2, x2 के साथ फिर से x2, क्योंकि यहाँ पे हम रेपिटेशन कर सकते हैं। देन x2 के साथ आ जाएगा x3, एंड देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम x2 x1 नहीं लिख रहे हैं। एंड देन इसके बाद आएगा x3 x1, वो भी हम नहीं लिखेंगे। देन इसके बाद आ जाएगा x3 एंड x2, वो भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x2 x3 ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। दैट मीन्स ओनली टर्म रिमेनिंग इज x3 एंड x3। तो हमारे पास मल्टी सेट के केस में ये रिजल्ट आ जाता है। इस केस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट इज वाई हम कोई भी टर्म, सपोज अगर हम x1 x2 दो नंबर्स ये चूज कर रहे हैं, तो उसका जो मतलब है दैट इज द सेम एज x2 एंड x1। तो जहां पे हमारे पास ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमारे पास x1 x2 और x2 x1 जो है, इन दोनों का मतलब अलग है। लेकिन अगर हम मल्टी सेट की बात करते हैं तो यहाँ पे x1 x2 और x2 x1 का मतलब बिल्कुल सेम है। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका मल्टी सेट और सीक्वेंस के अंदर। एंड परम्यूटेशन और मल्टी सेट के अंदर जो हमारा फर्क है वो रेपिटेशन का फर्क है, कि मल्टी सेट के अंदर हमारे पास रेपिटेशन है, परम्यूटेशन के अंदर रेपिटेशन
नहीं है, और परम्यूटेशन के अंदर ऑर्डर भी है, मल्टीसेट के अंदर ऑर्डर नहीं है। तो परम्यूटेशन और मल्टीसेट जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। देन अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की, तो अब कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, कॉम्बिनेशंस में रेपिटेशन नहीं होगी, ऑर्डर भी नहीं होगा। तो रेपिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा कि मल्टीसेट में से जो हमने रिपीट किए हैं, एक x1 x1, एक x2 x2 और एक x3 x3, ये हट जाएंगे। आई विल गेट फ्रॉम हेयर x1 x2, देन x2 x3 एंड फाइनली x1 x3। तो अब अगेन यहाँ पे ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x1 x2 इज सेम एज x2 x1, x2 x3 सेम एज x3 x2 एंड x1 x3 सेम एज x3 x1। तो अब यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि सीक्वेंस, परम्यूटेशंस, मल्टीसेट और कॉम्बिनेशंस में क्या फ़र्क है हमारे पास। तो अब जनरली मैथमेटिक्स में हमारे पास ऐसे 4 टर्म्स आती हैं, सीक्वेंस, परम्यूटेशंस, मल्टीसेट्स एंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसमें सीक्वेंस और मल्टीसेट नहीं है, एंड जनरली हम परम्यूटेशंस और सीक्वेंसेस को सेम मान के चलते हैं। दैट मीन्स जहाँ पे ऑर्डर की बात हम कर लेते हैं वहाँ पे हम परम्यूटेशंस यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं चाहिए होता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, और मल्टीसेट और कॉम्बिनेशंस को हम कंबाइन कर देते हैं। रेपिटेशन जनरली हम अलाउ नहीं करते हैं, या अलाउ करते भी हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता है। तो अब उस रेपिटेशन को कैसे टैकल करना है फॉर्मूलाज से, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अब जनरली यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो टर्म्स है हमारे पास, सीक्वेंस और परम्यूटेशन, वो इंटरचेंजेबल है, मल्टीसेट और कॉम्बिनेशन वो इंटरचेंजेबल होंगी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ दिस चैप्टर। एंड अगर हम यहाँ से परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। तो ये हमारे पास परम्यूटेशन की डेफिनेशन है। एंड अगर हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो है इज अ सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स विदाउट रिप्लेसमेंट, एंड ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कॉम्बिनेशंस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, फॉर्मूलाज की, आइडेंटिटीज की, एंड देन हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे उन फॉर्मूलाज पर बेस्ड। For more videos, subscribe to the channel Top Flight Classes and click on the bell icon so you do not miss any updates. Happy learning!